हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास। अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी जो सीटेट में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर हुए हैं। अगर हम बात करें तो 2011 से कितना 2011 से लेके अब तक 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक एक करके हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी का ये हमारा थर्ड क्लास होगा। ओके, कितना क्लास होगा? तो हम लोगों का ये थर्ड क्लास होगा। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पर जाके आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और अगर हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके। जिसको भी सीटेट के एग्ज़ाम में बैठना है, ये सेशन काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन सेशन शुरू करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, मत तौल मोहब्बत मेरी अपनी दिल लगी से, मत तौल मोहब्बत मेरी अपनी दिल लगी से, चाहत देख कर मेरी अक्सर तराजू टूट जाते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, तो बड़े अच्छे ही किरदार रखिए कि अगर कोई आए या कोई जाए तो उसे ये एहसास हो कि नहीं, हमने क्या चीज़ खोया है। और ये चीज़ अगर किसी को एहसास दिलाना है तो अपने किरदार को, अपने आप को 100% जब तक आप मूल्यवान नहीं बनाएंगे, आपकी कीमत कोई नहीं समझने वाला। ओके, तो अपने आप को हमेशा एक तरीके से आप मूल्यवान बनाएं। ओके, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन के तरफ। अगर मैं बात करूं तो 11 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का ये 12 है, और 12 से हम लोगों को लेके आगे बढ़ना है। ओके, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन का, तो निम्नलिखित में से कौन सी कक्षीय प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है? हमें बताना है कि कौन सी जो है कि उपयुक्त है। अगर हम बात करते हैं ए, तो प्रतिदिन कक्षा कठिन शब्दों से परिचित करवाएं, प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित करवाएं। बी कह रहा है कि प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के घेरा टाइम सर्कल टाइम से कराना। और सी कह रहा है कि धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 का, तो 12 का इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। धीरे धीरे नई अवधारणाओं का क्या होगा, परिचय करवाना हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। और आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। चलिए बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि जैसे बोला गया है, धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना कक्षीय प्रक्रिया बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त है। कक्षा का अर्थ ज्ञान, सदाचार, उचित व्यवहार, तकनीकी शिक्षा, दक्षता आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ओके, आइए देखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो हमें बताना है कि TPR में अगर वो शामिल कर रही हैं तो क्या क्या शामिल करना चाहिए। आइए थोड़ा सा ऑप्शन को हम देख लेते हैं। और ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि कक्षा में कुछ श्रवण संबंधित गतिविधियां करवाई जाए। बी कह रहा है गतिविधि न करवाकर
प्रश्न पूछ लिए जाए और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सी कह रहा है कि कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए और डी कह रहा है कि ऐसी गतिविधि कराई जाए जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूहों में काम करने के लिए मौका दे। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। आइए, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां भी क्या करनी चाहिए? करवानी चाहिए अध्यापक को। आइए इसके बारे में देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। छोटे बच्चों के लिए पाठ्य योजना बनाते समय अध्यापक ने समग्र भौतिक प्रक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ में समग्र भौतिक प्रक्रिया को शामिल करने के लिए अध्यापक को कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों को पाठचर्या में शामिल करने से इनकी एकाग्रता और स्थान में नियमितता के रूप में बने रहने की क्षमता में क्या होगा? तो सुधार होता है। ओके, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 1-2 वर्षीय बच्चों से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना और भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपयोगितावादी, बी कह रहा है कि वाकगत और सी कह रहा है प्राकृतिकवादी और डी कह रहा है अर्थगत। तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयोगितावादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ये मंजीत है वो उपयोगितावादी जो कि गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, इसीलिए हर एक लोगों से अलग अलग भाषा में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तरीका जो शैली होती है वो क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो ये उपयोगितावादी के अंतर्गत आता है। आइए इसके बारे में कुछ अलग और हम देखते हैं। चलिए, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से अलग तरीके से और 1-2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। भाषा के इस गुण को उपयोगितावादी के रूप में जाना जाता है। उपयोगितावादी एक सिद्धांत है जो ऐसे कार्यों की वकालत करता है जो कि खुशी व आनंद को बढ़ावा देता है। आइए, और उन कार्यों को अस्वीकार करते हैं जो नुकसान या नाखुशी के कारण बनते हैं। भाषा प्रयोग इसी प्रकार के कार्य करती है जिसमें व्यक्ति उन भाषाओं का प्रयोग करता है जिसका उपयोग करके उसे संतुष्टि मिलती है, अर्थात सहजता महसूस होती है। ओके, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। ओके, तो ये छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है और सीखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये हो जाएगा 15 क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग चयन करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है अभिकथन, ओके, और यहाँ पे दिया है तर्क, रीजन। अभिकथन कह रहा है कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम उपयोग करता हैं। और तर्क कह रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बताना है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है। डी ऑप्शन इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका डी ऑप्शन इसमें दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो है ए जो है कि आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन बताना है। ओके,
तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, ये सही है, परंतु आर है वो क्या है, तो वो गलत है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के समग्र प्रयोगकर्ता होते हैं, क्योंकि भाषिक और सांस्कृतिक विविध के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। वह अपनी सांस्कृतिक व भाषा की अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं ताकि उन्हें भविष्य में कठिनाई का सामना न करना पड़े। ओके, आइए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, आपको तो महसूस हो रहा होगा कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये लंबा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आपसे करा रहे हैं। ओके, आइए, अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समुचित कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी की प्राथमिकताओं के साथ विद्यार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। मतलब आइए क्वेश्चन की तरफ आंसर के ये ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तभी हम इसका आंसर क्या होगा बता पाएंगे। देखिए, बोला गया है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। और डी कह रहा है कि जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। अगर हम बात करें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है, तो इसका बी क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई आगे चलते हैं, आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुझे यह काम बहुत पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती हैं जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है। मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समुचित कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ वह यह टिप्पणी करती है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से क्या रहती है, याद रहती है, वो ये बताना चाहती है। ओके, आइए ऑप्शन और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। कक्षा में मातृभाषा की मदद के लिए द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है, हमें बताना है। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है निर्देश प्रत्यक्ष द्विभाषिक, सी कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद, और डी कह रहा है समावेशित अधिगम। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विभाषिक। द्विभाषिक जो होता है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है, तो द्विभाषा की विशेषता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ इसमें देख लेते हैं। जैसे कि कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण द्विभाषिक विधि का चारित्रिक विशेषता है। द्विभाषा विधि में दो भाषा मातृभाषा और लक्ष्य भाषा का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य छात्रों को द्विभाषी बनाना होता है। इस तरीके से भी आप क्या है कि एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिएगा बड़े ही ध्यान से। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी वे हैं जो, तो कौन कौन से हैं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए। बी कह रहा है कि दाखिला लेने के लिए विद्यालय में पहली बार आए। सी कह रहा है कि विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। और डी कह रहा है कि विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं।
तो वो कौन कौन से विद्यार्थी हैं हमें बताना है जो कि प्रथम पीढ़ी के हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा। अपने परिवार में सबसे पहले जो विद्यालय गए वो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी हो जाते हैं। जैसे आप ही मान लीजिए, अगर आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी पढ़े हैं तो सबसे पहले तो वही विद्यालय गए होंगे ना, तो इस वजह से प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें तो वो परिवार हो जाता है जो सबसे पहले विद्यालय गए। ओके, आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रभावी भाषक शिक्षक। ओके, आगे डैश है, अब हम लोगों को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख के बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर याद करवाएं। बी कह रहा है कि पाठ्य वस्तु के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करके। सी कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। और डी कह रहा है कि पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। तुम्हें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 का, अगर 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का क्या होगा तो प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही उम्दे लग रहे होंगे। एक प्रभावी भाषा शिक्षक पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा ताकि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सके। शेष अन्य विकल्प असंगत हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि किसी बच्चे को उसके लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब ये कह रहा है कि उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार है परंतु वह उसका प्रयोग बार बार न करता हो। बी कह रहा है कि वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो। सी कह रहा है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो। डी जो बोला जा रहा हो उसे समझ पाने योग्य हो। अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा का प्रयोग और सटीकता के साथ कर पाता हो तो उसे हम भाषा में क्या कहेंगे, निपुण कहेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को थोड़ा आप शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुणता तब कहा जाएगा जब वह लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो। भाषा लक्ष्य भाषा बालक की मातृभाषा से अलग होती है। बालक जब कोई अन्य भाषा सीखता है तो वह उस भाषा में तभी योग्य माना जाएगा जब वह उस भाषा का प्रयोग लेखन व वाचन भली भांति कर सके, तभी हम उसको क्या कहेंगे, भाषा में निपुण कहेंगे। ओके, आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि गृहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें, अब ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जब कोई सुनाता या सुनती है या देखती या दिखाता है तब पहचान कर पाते हैं। बी कह रहा है कि कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती या सकता है। सी कह रहा है कि दूसरे के वक्तव्य से ग्रहण किया जाता है। और डी कह रहा है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शब्दावली में प्रयोग करते हैं। अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख ही गया होगा। तो चलिए आइए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई सुनता सुनाती है या देखता देखती है तब पहचान कर पाते हैं, किसको, गृहीय शब्द भंडार। ओके, आइए आगे चलते हैं, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। गृहीय शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनाता है या देखता है तब पहचान कर पाते हैं। शब्द भंडार प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विषय में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शब्द भंडार बालक की शब्द संपदा के लिए महत्वपूर्ण है जिससे बालक संप्रेषण एवं लेखन में क्या है, सफल होता है। आइए
आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 22, लक्ष्य दृश्य शब्द, इनको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है? ए कह रहा है कि रटकर सीखा जाता है, बी कह रहा है कि पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, सी कह रहा है कि लेखक की शैली की प्रभावशालीता का निर्णय लेने में मदद करता है, और डी कह रहा है कि कम उपयुक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा 22 की अगर मैं बात करूं तो इसमें इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा कि पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे क्या करता है? अर्थपूर्ण पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में ऐसे शब्द हैं, पाठक इसकी पहचान सरलता से करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण से इसे क्या करता है? अर्थपूर्ण पाता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बड़े ही उम्दे लेके आया हूँ हिंदी की क्लास में। अगर आप देखेंगे तो हिंदी की क्लास में ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, जो कि आपको देखने को हर जगह मिलते हैं। तो आइए वाइगोस्की के अनुसार अगर हम बात करें तो बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो आइए हम लोग अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अपने पाठ की इस तरीके से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। बी कह रहा है कि ऐसी पाठ योजना बनाएं जिनसे अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। सी कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन पुस्तक एवं दंड का प्रयोग करें। और अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमारा डी कह रहा है कि जोड़ों एवं समूहों के कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका इज द राइट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, वाइगोस्की के अनुसार हम देखते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जोड़ों एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। जितना इसमें क्या होगा कि उनके साथ सहयोग की भावना विकसित हो जाएगी। आइए, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में उन्हें जोड़ें एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाई ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके, उनमें सामुदायिक की भावना विकास हो सके। आइए अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कह रहा है कितना? तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो जाएगा 24। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं वाला बताना है। ओके, ए कह रहा है कि यह बहुत प्रेरणास्पद है, बी कह रहा है कि यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, सी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों को दूसरे की संस्कृति समझने में मदद करता है, डी कह रहा है कि यह भाषा अर्जन का आधार होता है। तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके, कि यह पाठ्यक्रम में क्या है? शामिल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं वाला ही बताना है। अगर हम साहित्य की बात करें तो यह हमें क्या करता है? बहुत ही प्रेरणास्पद होता है। तो ये ऑप्शन भी हम लोगों का क्या है? सही है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी का, तो यह विद्यार्थी को दूसरे की संस्कृति समझने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये भी हम लोगों का सही हो जाएगा। और डी कह रहा है कि यह भाषा अर्जन का आधार है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, लेकिन यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। और जो गलत होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए देखिएगा कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों नहीं करनी चाहिए। उक्त के संबंध में यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होता है, यह कथन सही नहीं है, जबकि अन्य कथन उपयुक्त के संबंध में सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 25 को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं
और यहाँ पे डैश दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, बी कह रहा है कि जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, सी कह रहा है कि जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हों, और डी कह रहा है कि इनका इस्तेमाल लेखक करते हों। तो हमें बताना है कि निष्क्रिय शब्द के बारे में बात किया गया है, तो उस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि कभी कभार प्रयोग में आता हो। ओके, क्योंकि वो निष्क्रिय शब्द हो चुके हैं। कुछ ऐसे भी हमारे शब्दावली में निष्क्रिय शब्द हो जाते हैं जिनका कभी कभार उपयोग किया जाता है, लेकिन वो प्रचलन से क्या होते हैं, बाहर धीरे धीरे चले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग कभी कभी ही होता है, ऐसे ही शब्द को निष्क्रिय शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। आइए, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको ये सेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये सेशन पहुंच सके। जिसे भी सीटेट का एग्ज़ाम देना है उसके लिए ये सेशन जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भाग में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो यूपी के पश्चिमी भाग में बोले जाने वाली हिंदी और बिहार के पूर्वी भाग में बोले जाने वाली जो हिंदी है वो क्या है, तो बिल्कुल भिन्न है। अब देखिएगा, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। ओके, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, तो समझ लेते हैं। हिंदी में इन दोनों विधियों को किस रूप में जाना जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि विभिन्न भाषाएं, और बी कह रहा है कि एक हिंदी और दूसरी का क्या कह रहा है, तो भोजपुरी, और तीसरी कह रहा है कि ये हिंदी भाषा की बोलियां हैं, और डी कह रहा है कि ये एक भाषा है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हिंदी भाषा की बोलियां। आइए आगे चलते हैं और आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली हिंदी बिहार के पूर्वी भाग में बोली जा रही हिंदी से भिन्न है, पर इन दोनों क्षेत्रों के वक्ता और श्रोता भाषा की इस विविधता को समझ लेते हैं। हिंदी की इन दो विविधताओं को हिंदी भाषा की बोलियों के रूप में जाना जाएगा। शेष दिए गए विकल्प क्या हैं, तो असंगत है। ओके, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बड़े ही ध्यान से देखिएगा 27, इसमें बोला गया है कि भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि शिक्षा के माध्यमिक चरण में विदेशी भाषा का अध्ययन, और बी कह रहा है कि मिडल और माध्यमिक चरण में शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। अगर हम देखें तो माफ़ करिएगा, सी कह रहा है कि घर की भाषा मातृभाषा निर्देश माध्यम की भाषा के रूप में। डी कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा के आरंभिक चरण से ही अंग्रेजी भाषा के माध्यम के रूप में। अगर हम देखें तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। डी को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। विद्यालयी भाषा क्षेत्र के आरंभिक चरणों में ही अंग्रेजी भाषा जो है कि माध्यम के रूप में होता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए, भाषा शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दिया गया कथन विद्यालयी शिक्षा के आरंभिक चरण में से ही अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में हो रही है, यह सही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूल में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी। किसमें, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ओके, आइए बात करते हैं पहली भाषा, तो मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा की अगर बात करते हैं तो गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी होना चाहिए। अगर थर्ड भाषा की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी एक शास्त्रीय भाषा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि NEP 2020
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 भाषा सूत्रों को लचीले रूप से लागू करने की अनुशंसा करती है। यह शास्त्रीय भाषा और विदेशी भाषा को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में अध्ययन करने की अनुशंसा करती है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो हमें नहीं वाला इसमें ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ट्रांग लैंग्वेज, ओके। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग, और बी कह रहा है कि बुद्धि, सी कह रहा है पठन कैवल्य, और डी कह रहा है कि भाषा संबंधित विशिष्ट विकार। तो हमें इसमें देखना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इज द राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि, बुद्धि क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें ये इसमें नहीं देखना था। आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त विकल्प में से बुद्धि भाषा शिक्षा की अवधारणा जो है कि नहीं है, क्योंकि ट्रांस लैंग्वेजियन और पठन कौशल भाषा संबंधित विशिष्ट विकार शिक्षा की अवधारणा माना जाता है। मौन अवधि, पृष्ठ पोषण हो गया, त्रुटीय विश्लेषण के अतिरिक्त भाषा का स्वरूप एवं भाषा की भूमिका, भाषाई दक्षता शिक्षण, भाषा शिक्षण की गतिविधियां एवं उनका विश्लेषण भाषा शिक्षण की मुख्य अवधारणा होती हैं। तो अब बड़े ही ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को आप देखिएगा क्या बोला गया है। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 कहा गया है कि ट्रांस लैंग्वेजियन से क्या आशय है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कई भाषाओं के प्रयोग की जगह एक भाषा का प्रयोग करना। बी कह रहा है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। और हमारा सी कह रहा है कि वर्तमान समय के साहित्य में बहुभाषिकतावाद के लिए नई पदावली है। डी कह रहा है कि अनुवाद की विस्तृत परंपरा के अध्ययन में भाषा को रखना। अगर हम बात करते हैं 29 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही उम्दे लग रहे होंगे। अब ध्यान से देखिएगा। ट्रांस लैंग्वेजियन से आशय है कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में न देखना, न कि एक उत्पाद के रूप में। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब कि भाषा को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाए, न कि उत्पाद के रूप में देखा जाए। आइए आगे क्या बोला गया है। कक्षा में शिक्षा, अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना भाषांतरण कहलाता है। ट्रांस लैंग्वेजियन द्वारा जो है कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु और भाषाएं सिखाने के लिए उनकी भाषाओं का प्रयोग करना सिखाया जाता है। ट्रांस लैंग्वेजियन का प्रयोग शैक्षणिक परिवेश में किया जाता है। ओके, ट्रांस लैंग्वेजियन का जो होता है वे विभिन्न भाषा के साथ तुलना करना और उनका प्रयोग करना भी इसमें सिखाया जाता है। आइए, इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसको इसमें बोला गया है कि भाषा शिक्षा में रचनात्मक से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा में दिए जा सकने वाले खुले अंतः एवं नए नए प्रश्न जिनकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। और बी कह रहा है कि किसी तथ्य के प्रति समझने के लिए विभिन्न विषय तथा तथ्य को जुटाना। और सी कह रहा है कि शिक्षण की नई गतिविधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई गतिविधियां। अब हमें डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि संप्रेषण भाषा शिक्षण का प्रयोग करते हुए कक्षा में उपयुक्त सामग्री। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा में दिए जा सकने वाले खुले अंतः वाले नए नए
प्रश्न जिसकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो सके, जिससे कि बालक जो है सर्वांगीण विकास कर सके। आइए देखते हैं कि भाषा शिक्षा में रचनात्मक से अभिप्राय है कक्षा में किए जा सकने वाले खुले अंत वाले नए नए प्रश्न जिसकी तरह तरह की व्याख्या और उत्तर हो। रचनात्मक वह घटना है जिसके द्वारा कल्पनाशील और मौलिक विचार को वास्तविकता में बदला जा सकता है। यह अलग अलग सोच से संबंधित है जो कि एक अधिक दृष्टिकोण से समस्याओं का हल करने के तरीके को संदर्भित करता है। भाषा शिक्षण में रचनात्मक एक गतिविधि है जो कि नवीन ओपन एडेड है। ओके, तो इस तरीके से आपको आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कितने क्वेश्चन आप इसमें सही कर पाए हैं वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको देख के समझ में आ गया होगा कि अब सीटेट के जो लेवल हैं, जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं। ओके, अब सीटेट इजी नहीं रहा, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सेशन पहुँचेगा उतने ही बच्चों को इसमें क्या होगी तो हेल्प मिलेगी। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं ऐसे ही सेशन लेके आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।